जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो यूपीएसआई का पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे, उसमें हम लोग जीएस का सेक्शन में जो सामान्य ज्ञान का पार्ट था वो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग पार्ट बी में स्टार्ट करेंगे और इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। और इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है तो हम लोग चैप्टर वाइज देखते चलेंगे और क्वेश्चन ठीक ठाक है। और इसका जो व्याख्या दिया है काफ़ी अच्छा दिया है, तो व्याख्या हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा यार। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्या है, भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। तो इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। तो पहली बार जो है संविधान सभा का विचार किसके द्वारा पेश किया गया था हमको बताना है। तो M.N. राय के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर है आपका। अब हम लोग व्याख्या में देखो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगी, इसको आप लोग लिखना चाहो तो एक साथ में लिखते चलना। ठीक है, बस इसको रिवीजन करना फैक्ट के तौर पे। और देखो इसमें कोई नई चीज़ें अपडेट तो होती नहीं है संविधान में, तो वही जो चीज़ें हैं वही घुमा फिरा के पूछेगा। तो ये फैक्ट अगर जो आप लोग पढ़ लोगे या इसमें जो चीज़ें आपको नई लगे वो चीज़ें लिख लेना, उसको रिविजन कर लेना, तो आपके लिए ही काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसका व्याख्या में क्या दिया है, M.N. राय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तथा सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधायक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो संविधान की मांग करी गई थी वह 1895 में की गई थी। और किसके तहत इन्होंने मांगा था, तो स्वराज विधेयक जो इन्होंने पेश किया था उसके तहत मांगा था। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वयस्क मताधिकार से संविधान सभा की मांग की बात कही थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ये चीज़ याद रखना। जो 24 मार्च 1946 को तीन सदस्य सहित भारत आया, इस मिशन के अध्यक्ष जो थे वो आपके लॉर्ड फैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, और इसके जो और अन्य दो सदस्य थे वो भी याद रखना क्योंकि ये पूछ लेता है आपसे। तो इसके जो और जो सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसको आप लोग काल से याद रख सकते हो, जैसे कैसे हो जाएंगे यार, एक मिनट रुको, कैसे हो जाएंगे क्या काल, ऐसे हो जाएंगे अलेक्जेंडर, यल पे हो जाएंगे लॉरेंस। तो ये जो तीन नाम है इनसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सरकार के सदस्य स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा नहीं है। तो जो संसदीय स्वरूप है उसका दूसरा नाम इसमें नहीं है। तो राजशाही शासन जो होता है ये आपका इसका दूसरा नाम नहीं होता, लेकिन जैसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ये होता है आपका कैबिनेट सरकार, मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार या मंत्रिमंडल सरकार, तो ये भी होता है। ठीक है, उत्तरदायी शासन ये भी होगा, लेकिन जो राजशाही शासन है वह इसका अन्य नाम नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया था वह हमारा 1937 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय पीवी काउंसिल के अधीन था, पीवी काउंसिल के अधीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। तो यह किससे लिया गया था, तो यह आपका कनाडा से ग्रहण किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से, प्रस्तावना व समवर्ती सूची जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से, सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता व विधि का शासन जो है ये आपका ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मैटेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार के रूप में जाना जाता है।
किसको जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसको मेटेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कह दिया है वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मेटेंग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मेटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मेटेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डाट डाट के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो किसको माना गया था? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो था इसको माना गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है आपका समता अर्थात एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों को भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे मामले केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो यह किस रूप में जाना जाता है हमको बताना है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में कह दिया है भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ अर्थात फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो यह किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है हमको बताना है। तो यह जो है आपका कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ अर्थात फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से, और विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता जो है, एक मिनट रुकना भाई, क्या हम उल्टा कुछ बता गए क्या? ब्रिटेन के संविधान से जो है आपका विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है वह आपका संशोधन प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमने वहां पे थोड़ा आगे पीछे बोल दिया था। ठीक है, तो उसको सही कर लेना आप। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, यह इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। तो यह जो कथन किसने कहा था हमको बताना है। तो यह जो है आपका सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसका व्याख्या में क्या दिया है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय तक जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आजादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वह कब हुई थी हमको बताना है। तो यह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य
सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की अध्यक्ष अर्थात स्पीकर और उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं। तो यह जो है आपका किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए हैं, ठीक है, को बताना है। यह जो होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह प्रावधानित है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर, उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या है। तो व्याख्या में दिया है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था और इसी दिन यह प्रभावी हो गया था। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था और डॉक्टर अंबेडकर को भारत संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूलतः है और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें डाट महिलाएं शामिल थी। तो इसमें जो है कितनी महिलाएं शामिल थी, तो 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मूल रूप संविधान डाट द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था हमको बताना है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको हाथ से लिखा गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसको अलंकृत किया था। यह दस्तावेज अब भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटनाओं को शुरू करके सबसे अंत में घटी घटनाओं तक के इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो उद्देश्य संकल्पना जो थी यह संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुई थी। तो यह कब अंगीकृत हुई थी, तो यह 1947 में अंगीकृत की गई, 1947 में अंगीकृत की गई थी, ठीक है। तो ए और ए दोनों में ही दिया है। चलो ऑप्शन देखते हैं, तो ए ही दिया है हमारा। तो दूसरा जो होगा उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ था, संविधान सभा द्वारा पारित स्वीकृति हुआ था, फिर जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका व्याख्या में क्या दिया है, उद्देश्य संकल्पना सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। फिर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को, 22 जनवरी होगा, माफ करना यहाँ पे हमने जुलाई बोल दिया शायद, यहाँ पे 22 जनवरी और ये 22 जुलाई। और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति कब मिली थी, तो 26 नवंबर 1949 को मिला था। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ, तो यह 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डाट समितियां थी। तो कितनी समितियां थी हमको बताना है। तो इसमें जो थी आपकी 23 समितियां थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मिनट व्याख्या पूरा देखते हैं हम लोग क्या है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी, जिसमें 19 छोटी समितियां और 8 जो थी वह बड़ी समितियां थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। तो अब उसको क्या कहा जाता है, तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? अगला दे रहा है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो किसने दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इनको मिला था। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था हमको बताना है। तो यह आपका 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है हमको बताना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में हमारा दे रहा है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यह आपका सही हो जाएगा। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है तो नहीं कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो संविधान की सर्वोच्चता है ना कि संसद की। तो आपका बी और सी दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं क्या है हमारा। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकता, बल्कि इसमें संशोधन कर सकता है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। डाट ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो यह किसके द्वारा दिया गया था और किस अधिनियम के तहत ये दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह प्रावधान दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मैकेंजी ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख हैं इसको हम लोग देखेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीय या यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन, वैधानिक आयोग का गठन, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये जो थे इसके और अलग से प्रावधान जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है हमको बताना है। तो इसमें सही हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। यह नहीं है कि सिर्फ उसका मसौदा तैयार करना ही इसका एकमात्र कार्य नहीं था। ठीक, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या दिया है आपका, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। यह आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या है। कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछता है ना इसमें। जैसे भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे क्रियान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डॉट डॉट थी। तो कितनी सदस्य संख्या थी हमको बताना है उस समय। तो इसका देखो जो सही आंसर, माफ करना, उस समय जो सदस्य संख्या थी आपकी 389 थी। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं क्या दिया है इसमें। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी 389 थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ये कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवांकर जो थे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। तो यह किसके अनुसार होता था, तो 1935 जो अधिनियम था उसके तहत, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन होता था। तो ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का शासन मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था, अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान के विकास का यह वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान में कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। तो इसमें कौन से भाग रूस से लिए गए हैं, तो पंचवर्षीय योजना जो है ये भी रूस से आपका ग्रहण किया गया है और मौलिक अधिकार जो है आपका रूस से नहीं लिया गया है, ठीक है। और आपका जो मौलिक दायित्व जो है अर्थात मौलिक कर्तव्य ये भी आपके रूस से ही ग्रहण किए गए हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना मौलिक दायित्व रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। संविधान ने उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं, न जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वहीं संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डाट डाट के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो किन कलाकारों के द्वारा इसको सजाया गया था और इसको निखारा गया था, तो शांति निकेतन के जो कलाकार थे उनके द्वारा यह कार्य किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया था। 221 पेज के इन दस्तावेजों के हर पन्नों पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, इसीलिए नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच का चित्र बनाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, हमको बताना है। तो देखो इसने कार्य नहीं किया गया था पूछ रहा है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ठीक है किया था। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, ये भी सही हो जाएगा। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था।
संविधान सभा का कार्य नहीं था, तो यह जो है इनके संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा यह नहीं चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसने राष्ट्रीय ध्वज को भी अंगीकृत किया था, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य कौन से किए गए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। अब ऐसे जो फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अगर जो आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा है। फिर सेकंड क्या पॉइंट है आपका, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। यहाँ पे राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। और फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है हमको बताना है। तो यह आपकी पहली में जरूरत है, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके व्याख्या में क्या दिया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत संघ के घटक राज्यों संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रीय की अदला बदली हेतु समझौता को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो वर्ष 2015 में पारित हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। डाट डाट भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना था। तो किस भाग के तहत, किस अनुच्छेद के तहत बना था। तो अनुच्छेद 3 के तहत यह बना था, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। तो अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन के बारे में प्रावधान करता है। इसका व्याख्या क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तार या निरोध से संरक्षण, और अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधानित है, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना यह इसमें शामिल है। ठीक, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। तो किस क्षेत्र में राज्य विधानसभा है। तो यह जो होगा आपका पुडुचेरी में है, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत देश में कुल 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप, दिल्ली और लक्षद्वीप और पांडिचेरी है। इन 6 संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पांडिचेरी में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्री परिषद है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए। अतः अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीयों पर लागू किया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। बाद के संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। कौन सा राज्य संविधान सभा की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें कौन सी राज्य है जो 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो वह है आपका नागालैंड। बाकी जो राज्य हैं यहाँ पे उल्लेखित हैं तीनों। ठीक, आपका जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो उल्लेखित राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उसके जनजातीय क्षेत्र के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, वो 4 राज्य कौन से हैं। तो आपका एक असम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा, और इसके साथ जो होगा आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी है भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, इनका इसमें उल्लेख किया गया है।
प्रशासन के संबंध में उपबंध है, ठीक है। नागालैंड इस अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसका सही मेल नहीं है। तो इसमें से किसका जो है सही मेल नहीं दिया है। तो 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान निहित है। तो यही जो है आपका मेल सही नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब और देख लेते हैं जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची इसमें निहित है 8वीं में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान निहित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों अधिकारों और जिम्मेदारियां निहित की गई हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो गलत होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डाट अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो किस में उल्लेख किया गया है, तो चौथी में किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी जो इसके साथ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे छठी में क्या प्रावधान है, इसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 5वीं में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। तो यह आपकी कश्मीरी जो भाषा थी यह आपकी उल्लेखित थी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या में क्या दिया, भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था, जबकि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के में सिंधी और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डाट सूची में उल्लेखित है। तो यह किस सूची में उल्लेखित है, तो यह आपका पहली सूची में अनुसूची में उल्लेखित है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान के डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो यह किस में किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। तब इसमें 395 अनुच्छेद थे हमारे। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी, हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। तो यह किसके नियंत्रण में किया गया था, तो यह आपका नंदलाल बोस। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए और बी 2 पॉइंट में दिया है आपका। तो ए में क्या है, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्रतिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी जो है दोनों पॉइंट जो है इसके सही हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रीय भाषा है। तो इसमें से कौन सी राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी, तो आपका भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या क्या है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि संविधान भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा गया है कि वो भारत के उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंग को दर्शाता है। तो यह जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह कहा गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार
जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मैटेंगी ट्रांसपोर्ट सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, इसके लिए द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। डाट डाट को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो यह कब तक जारी रखी थी? तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो था वह राजतंत्र को समाप्त कर राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सही है, इसको याद रख लेना, क्योंकि पहला देश बना था भारत। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इनकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या जो है वो आपकी 54 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। डाट डाट ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा सहकारी संघवाद। ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। सहकारी संघवाद ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेश की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो यह जो है आपका संसद की लाइब्रेरी में रखी गई। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय संविधान व्याख्या में क्या है। संविधान की दो प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं, एक प्रति अंग्रेजी में और दूसरी जो है वो आपकी हिंदी में है। दोनों हस्तलिखित प्रतियां जो है प्रतियों पर असेंबली के करीब 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे हुए कांच में सुरक्षित रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। डैश ने पहली बार विधायिका के द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी थी। तो किसने लागू करी थी? तो भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करी थी। तो ऑप्शन ये जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में क्या दिया है इन्होंने। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मैटेंगी ट्रांसपोर्ट सुधार कहा जाता है, इसमें जो थे प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे एक बार देख लेते हैं हम लोग। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों तक कर दिया गया और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय जो थे वह गवर्नर के परिषद और हस्तांतरित विषय जो थे वह आपके निर्वाचित सदस्यों के पास था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जो था जिसे विधानसभा कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाट डाट को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह जो है आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे पहले। तो यह आपको जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है हमको बताना है। तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है हमारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उससे प्राप्त होता है। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। तो थे, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की डाट डाट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की सूची प्रदान की, तो यह किसमें प्रदान की गई है, तो 8वीं अनुसूची में प्रदान की गई है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसकी जो व्याख्या है वह देख लेंगे हम लोग। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया, फिर 1992 में इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसको जो याद कर सकते हैं आप लोग, नमक से याद कर सकते हैं, ठीक है। जिससे हो जाएगा आपसे ना से क्या हो जाएगा, नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। ये 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई। फिर आगे चल के 2003 में इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, 3-4 बार इसको पढ़ना याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर अगला जो है हमारा देखते हैं 12वीं अनुसूची में क्या है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय प्रावधानों के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक। चलिए, और 11वीं अनुसूची में क्या है, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। यह जो प्रभाव में आया था 24/4/1993 को यह प्रभाव में आया था, ठीक है। पंचायती, अब इसमें जो प्रावधान है वह क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। फिर चतुर्थ अनुसूची क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डाट डाट के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो यह किस संविधान से प्रभावित है, अधिकतर हमको बताना है। तो यह जो है आपका जापान के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल के 12 सदस्यों का मनोनयन तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। आपातकालीन जो उपबंध है यहाँ पे जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्परीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है यह लिया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के पद को शामिल किया गया है। तो ये सारे जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें से इसके अध्यक्ष हमको बताना है कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है आपका। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और आपके प्रारूप समिति, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे वो आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जो थे वो आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये जो समितियों से है पॉइंट, इसको लिख लेना भाई, लिख के रख लेना, ठीक है। बाकी चीजें लिखना लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो आप लोग इसमें कुछ नई चीजें लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है भाई। इसको रिवीजन करना, मेरे हिसाब से इसमें जितना पॉइंट दिया है बहुत सफिशिएंट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डाट डाट द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन है कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें जो पॉइंट है ये छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें अगर जो व्याख्या में नई चीजें मिलती हैं तो लिख लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान हाथ से और अंग्रेजी हिंदी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इसकी वास्तविक प्रति जो है वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है, ठीक। यह हर पेज पर शांति निकेतन के कलाकारों की खूबसूरती से सजाया गया है। तो यहाँ पे एक नया पॉइंट ये मिलेगा कि इसको किस स्टाइल में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया, तो इटैलिक शैली में लिखा गया, ये चीजें लिख लेना इसमें। भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो यहाँ आपके 22 भाग हैं। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत एक है, तो भारत एक क्या है, तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब यहाँ पर सारे धर्म मिलकर रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगर जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कोई आ जाता है तो दोनों सही हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को राज धर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो इसका हमको अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना करना, पंथ निरपेक्ष का यह अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या में क्या दिया है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ हमको बताना है, क्या हो जाएगा। तो भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, क्या है। गणतंत्र अर्थात जहां के शासन तंत्र ने सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में थे कोई चुनाव हुआ है, व्यक्ति पदासीन हो सकता है, इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। तो इसका संकेत बिंदु क्या होता है हमको बताना है। तो उद्देश्यों एवं विचारों का समानता जो है, या इसका एक संकेत बिंदु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हमको बताना है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 60 तक ही अब रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। फिलहाल अगले वीडियो में हम लोग 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसकी व्याख्या में क्या दिया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, माफ करना भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार तथा भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर जो हम 2-3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये लंबी वीडियो यार इसलिए बन रही है क्योंकि व्याख्या हम लोग काफ़ी अच्छे से आराम से पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट, कोई व्याख्या हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो यार आप लोग लास्ट में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ सुधार करना है तो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।